पप्पू यादव को हराने के लिए क्या तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे हैं? क्योंकि आज उनके पहले प्रत्याशी का नामांकन था बीमा भारती का। तेजस्वी यादव उसमें पहुंचते हैं तो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वहां वो प्लान बनाएंगे कि पप्पू यादव कैसे हराया जाए। एक जनसभा भी आज हो रही है पूर्णिया में, तो इसके क्या मायने हैं ये आपको बताएंगे। साथ ही अगर पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने बिगुल फूंक दिया है तो कांग्रेस अब क्या करेगी, क्योंकि पप्पू यादव ने हाल में ही कांग्रेस ज्वाइन की थी। क्या पप्पू यादव अब निर्दलीय लड़ने के लिए मजबूर होंगे? कांग्रेस की क्या रणनीति होगी ये आपको बताएंगे। साथ ही कुछ ऐसी सीटें हैं जहां आरजेडी के अंदर भी घमासान मचा हुआ है, उन सीटों के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ रोज के तरीके होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बोल दी नहीं, फिर मैं वेट करता रहूंगा। धन्यवाद जी जी, शुक्रिया। तो बिल्कुल, तो पूर्णिया पहुंच चुके हैं तेजस्वी यादव। बिगुल फूंक दिया है उन्होंने, एक तरीके से प्रचार का भी, जनसभा भी हो रही है, मंच सजा हुआ है, बीमा भारती के साथ नजर आ रहे हैं वो। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि आरजेडी अडिग है, वो पप्पू यादव सामने अपना प्रत्याशी उतार रही है। आज नामांकन हो गया है और तेजस्वी यादव खुद पहुंचे हैं, तो पप्पू यादव की राह अब आसान होने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं, किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप? देखिए सौरभ, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले चरण के चुनाव में कई लोगों ने नामांकन किया। इनफैक्ट कल इनको बांका भी जाना था, लेकिन तेजस्वी यादव गए नहीं जी। अब ये पूर्णिया ही क्यों गए? बड़ा सवाल ये है। पहले चरण के चुनाव में कई लोग नामांकन कर रहे थे, किसी के चुनाव में तो गए नहीं तेजस्वी यादव। दूसरे चरण के चुनाव में भी कई लोग नामांकन कर रहे हैं, उसमें तेजस्वी यादव जा नहीं रहे। फिर ये पूर्णिया क्यों जा रहे? सवाल ये उठता है, ठीक है पूर्णिया में दूसरे चरण में चुनाव है, लेकिन आप साहब पूर्णिया क्यों जा रहे हैं? सिर्फ पूर्णिया क्यों जा रहे हैं? सीधी सी बात है कि कई बार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पूर्णिया इसलिए जा रहे हैं ताकि एक साफ मैसेज दे सकें कि पप्पू यादव महागठबंधन के प्रत्याशी नहीं है। महागठबंधन बीमा भारती के साथ खड़ा है, आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती हैं। जिस तरीके से पप्पू यादव पिछले 1 साल से वहां पर मेहनत कर रहे हैं, वहां पर मुसलमानों की आबादी बहुत अच्छी है, यादवों की आबादी बहुत अच्छी है, और उसके बाद अन्य कास्ट की आबादी है। ऐसे में सवाल उठता है कि पप्पू यादव भी एक तरह का राग अलाप रहे हैं। राग क्या अलाप रहे हैं कि मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना करके रखूंगा, क्योंकि वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि मुसलमान हमारी तरफ नजर फेर करके देख रहे हैं, हमारी तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं, और अगर मैं कांग्रेस का साथ लेने में कामयाब रहता हूं तो मुस्लिम्स का 100% वोट हमारे तरफ आ जाए। 100% नहीं भी आए, पर ज्यादा से ज्यादा वोट आ जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव ने कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है, अभी ये भी जान लीजिए। उन्होंने मर्जर जरूर किया, ये टेक्निकल बात है। जब उन्होंने सदस्यता नहीं ली है तो कांग्रेस क्या करेगी? सिंबल नहीं देगी, लेकिन पप्पू यादव के खिलाफ बहुत ज्यादा कुछ बोलेगी नहीं। वैसे बिहार प्रदेश के कुछ नेताओं ने यह जरूर कहा है कि अगर आप वाकई महागठबंधन के लिए वफादार हैं तो आप महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए प्रचार करिए। उन नेताओं में से 2 नेता हैं, शकील अहमद खां और अखिलेश प्रसाद सिंह। ये 2 ऐसे नेता हैं जिनको लालू की कृपा पर ही राजनीति करनी, इनका अपना राजनीतिक वजूद तो बिहार में कुछ है नहीं। इसलिए आप ये समझिए कि पप्पू यादव सीधा सीधा चुनौती लालू परिवार को दे रहे हैं, लालू यादव को दे रहे हैं और तेजस्वी यादव को दे रहे हैं। उन्होंने खूब मेहनत कर ली, विनती कर ली, लेकिन एक चीज तो बहुत साफ कर दिया कि 4 तारीख को मैं नामांकन करने जा रहा हूं। पिछले 1 साल से वो काम कर रहे हैं, वो तमाम जातियों में पैठ भी बना चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बार वो बड़े ही तगड़े कंटेंडर हैं, उनकी जीत हो सकती है, इस तरह की बात कही जा रही है, क्योंकि जो सिटिंग एमपी हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन अब इनके नेगेटिव में क्या जा रहा है? पप्पू यादव के नेगेटिव में यह जा रहा है कि वो अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरेंगे, क्योंकि कांग्रेस उनको सिंबल देगी नहीं। अभी तक कांग्रेस ने जिनको सिंबल देना था बुला करके दे दिया है। वैसे अभी 6 लोगों को और सिंबल देना है, जो कि महागठबंधन के तथाकथित ज्वाइंट उम्मीदवार होंगे। लेकिन अभी पूर्णिया तो आरजेडी के कोटे में आए हैं,
तो अब पप्पू यादव के पास एक ही विकल्प है कि वो 4 तारीख को नामांकन करें, निर्दलीय चुनाव लड़ें। कांग्रेस परोक्ष रूप से समर्थन दे सकती है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं देगी। और लालू प्रसाद हर कोशिश करेंगे कि बीमा भारती उनको हरा दे। बीमा भारती जीते या ना जीते, पप्पू यादव नहीं जीत पाए, ये बात आप जान लीजिए। अगर ये मंशा नहीं होती तो तेजस्वी यादव क्यों पूर्णिया पहुंच जाते? सिर्फ और सिर्फ पूर्णिया में ही क्यों पहुंचते? जरा इस बात को समझ करके देखिए। इसलिए बीमा भारती ने नॉमिनेशन कर लिया, स्टेज सेट हो गया है। अभी जब हम दर्शकों से बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव स्टेज पर बैठे हुए हैं। अब वहां पर अपील करेंगे निश्चित तौर पर, जहां पर 5 लाख मतदाता मुसलमान जी, आप ये समझ लीजिए, तकरीबन 2 लाख यादव, तो आप ये समझ लीजिए कि 7 लाख के करीब तो यही हो जाते। और उसके बाद इस तरीके से ये किसको वोट दें, ये एक बड़ा सवाल उठ जाता है। पप्पू यादव ने बहुत कुछ काम किया है। पप्पू यादव ने अति पिछड़ों में भी काम किया है, दलितों में भी काम किया है, सवर्णों को भी साधने की कोशिश की है। पप्पू यादव लंबे समय से अपनी पैठ बनाने में वहां पर लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि महागठबंधन के वोटर कहे जाते हैं मुस्लिम और यादव, और साथ ही साथ बीमा भारती जिस समाज से आती हैं उस समाज में भी बीमा भारती सेंधमारी तो करेंगी ही करेंगी। और तो तेजस्वी यादव वहां जाकर के एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वोटरों, कृपया पप्पू के पक्ष में वोट ना डालें, क्योंकि हमारे प्रत्याशी के तौर पर बीमा भारती है, ना कि पप्पू यादव। इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक बात बोलना चाहूंगा। आपकी बातचीत से मुझे समझ में आया कि तेजस्वी यादव का मकसद साफ तौर पर यह है कि वो एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे नेतृत्व के सामने कोई कंफ्यूजन नहीं है, पप्पू यादव हमारे प्रत्याशी नहीं है, कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होने जा रही है, बीमा भारती हमारी प्रत्याशी हैं, उनको वोट दीजिए और वोट बंटना नहीं चाहिए। एक तरीके से ये मैसेज देने का प्रयास करेंगे मुझे लगता है तेजस्वी आज। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। दरअसल ये लड़ाई ही पूरी उस तरीके से चल रही है। दरअसल पप्पू यादव और कन्हैया 2 ऐसे नेता हैं जिसको लेकर के लालू परिवार बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इन दोनों को लेकर के लालू परिवार का विरोध जिस तरह का सामने आता है, उससे एक बात बहुत साफ हो जाता है कि इन दोनों नेताओं के लिए ये लोग बिहार में राजनीतिक जमीन साझा करने को तैयार नहीं। ये मैं अपने कई वीडियो में कह चुका हूं, आपके साथ चर्चा में बोल भी चुका हूं। अब सवाल उठता है कि पप्पू यादव ने तो अपने लिए जमीन तैयार की है। पूर्णिया पप्पू यादव के लिए कोई नई जगह तो है नहीं। पप्पू यादव पहले भी वहां समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत चुके हैं, निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं, 5 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पप्पू यादव लगातार विनती लालू प्रसाद से कर रहे हैं कि आप अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कर लीजिए, पर पप्पू यादव का पॉलिटिकल स्मार्टनेस देखिए कि वो बार बार कह रहे हैं कि महागठबंधन का सबसे बड़ा दुश्मन एनडीए है, हमें एनडीए को हराना है, हमें भाजपा को रोकना है, हमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब आप ये समझिए, कृपया करके लालू जी आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे साथ आइए। मतलब वो लालू जी के खिलाफ भी सार्वजनिक तौर पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। कई बार इमोशनल जरूर हो जाते हैं और कुछ सवाल जरूर करते हैं, लेकिन सवाल करते करते वो अपने आप को रोक लेते हैं, अपने इमोशन पर काबू पा लेते हैं। और यही राजनीतिक चतुराई कही जाती है इसको, कि दरअसल जनता में कैसे सिंपैथी, जनता का गेन किया जाए, अपनी तरफ जनता की सिंपैथी को बटोरा जाए, इस कोशिश में लगे हुए हैं। अब आप समझिए, जब आप राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात करते हैं तो आप 5 लाख मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस बात को समझिए। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा सीमांचल से होकर के तो गुजरा ही गुजरा है। खासतौर पर वहां पर मुसलमानों की आबादी 4 जिले में 40% से लेकर के तकरीबन 65% तक है। पूर्णिया में भी बड़ी अच्छी खासी आबादी है। इसलिए पप्पू यादव उन वोटों को अपने साथ रखना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि यादवों का वोट अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। तीसरी बड़ी बात है कि पप्पू यादव अपने आप को आनंद मार्गी भी कहते हैं, तो यानी कि उनके लिए जात, धर्म, मजहब कोई चीज नहीं है, ऐसा वो क्लेम करते हैं।
वो हर जाति में सेंधमारी, हर जाति में पैठ बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 1 साल से लगातार काम करने वाले पप्पू यादव मान चुके हैं कि पूर्णिया में उनकी जीत लगभग पक्की है, इसलिए वो इस तरह का बयान दे। कांग्रेस अगर उनको टिकट नहीं भी देती है, जिसके पूरे चांसेस, क्योंकि पप्पू की वजह से कांग्रेस लालू प्रसाद से पंगे तो लेगी नहीं, और जो महागठबंधन की सीटें हैं वो अब बढ़ चुकी हैं। ये निर्णय हो चुका है कि कांग्रेस 9 सीट पर लड़ेगी और बाकी आरजेडी 26 सीट पर लड़ेगी और 5 सीट पर लेफ्ट लड़ेगा। लेकिन पप्पू यादव निर्दलीय लड़ते हुए भी ये कहेंगे कि मैं जीतूंगा तो राहुल गांधी को ही पीएम बनाऊंगा, जिससे कि उनका वोट इंटैक्ट रहे, मुसलमानों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। उनकी जाति के यादव तो उनको वोट करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ अति पिछड़ों के लिए वो पिछले 1 साल से बहुत तरह का काम कर रहे हैं और लगातार कई तरह का अभियान कर रहे हैं, उसमें भी उनको कामयाबी मिल सकती है। ऐसे में अगर वो वोट बटोरने में कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि पप्पू यादव ने बड़ी ही चालाकी से, चतुराई से उस सीट को अपने पाले में कर लिया और इसी फिराक में पप्पू यादव लगे हुए। लेकिन आरजेडी के सामने चुनौती क्या है कि आरजेडी ने पप्पू यादव की इस चुनौती को समझ लिया है, परख लिया है, और इसीलिए तेजस्वी पूर्णिया पहुंचे। और पप्पू यादव कई सारी ऐसी कोशिशें कर रहे हैं जो कि लोग उम्मीद किए हुए बैठे नहीं था। जैसे कल पूर्णिया के एक बड़े नेता के घर पप्पू पहुंचे और जैसे ही पप्पू पहुंचे उनके पीछे पीछे बीमा भारती भी पहुंचे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर दोनों लोगों ने, चाहे वो तेजस्वी यादव हों चाहे पप्पू यादव, दोनों लोगों ने अपने पत्ते फेंक दिए हैं। पप्पू यादव साफ तौर पर स्मार्टली खेल रहे हैं, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो एंटी बीजेपी वोट है उनको वो राहुल गांधी का नाम दिखाकर या बीजेपी का विरोध दिखाकर उनको मिल जाए। और तेजस्वी भी इसीलिए चले गए वहां पर कि पप्पू यादव जो स्मार्टली गेम खेल रहे हैं उसमें वो सफल ना हो जाएं और लोगों के बीच ये मैसेज रहे कि हमारा प्रत्याशी, उसके पीछे हम मजबूती से खड़े हैं। तो दो लोगों ने अपनी चाल चल दी। अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहने वाला है, उसकी रणनीति क्या होगी? तेजस्वी ने रणनीति साफ कर दी है। पप्पू यादव लगातार अपने पत्ते चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एक्टिव हैं और अपने आप लामबंदी कर रहे हैं कि बीजेपी एंटी जो वोट है वो मुझको मिल जाए, आरजेडी के पक्ष में ना जाए। तो अब कांग्रेस की रणनीति क्या है, इसके बारे में बताइए पंकज जी। देखिए, कांग्रेस की रणनीति ये बहुत साफ है। कांग्रेस की रणनीति ये है कि कांग्रेस कहेगी कि पप्पू यादव ने हमारी सदस्यता तो ली नहीं है औपचारिक तौर पर जी, तो हम उनको सस्पेंड क्या करें। कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा ये करेगी कि परोक्ष, देखिए कांग्रेस का अपना उस तरह का जनाधार तो है नहीं। हाँ, ये बात और है कि अब मुसलमान कांग्रेस की तरफ एक उम्मीद से देखने लगे सालों बाद। ये कर्नाटक चुनाव में भी दिखा, तेलंगाना में भी दिखा। आप उत्तर प्रदेश का जो म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन था, नगर निकाय चुनाव था, उन सब में भी ऐसा दिखाई और यही गठबंधन कारण भी रहा यूपी बिहार में, मुस्लिम वोट ना बचे। यही गठबंधन की वजह भी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस कहेगी अब उनका जो मन है करें, कांग्रेस का साथ नहीं है। और ये आरजेडी भी कोशिश करेगी कि कांग्रेस के नेताओं पर दबाव डाल करके बुलवाए कि आप बीमा भारती को वोट दें, पप्पू यादव हमारे उम्मीदवार नहीं। सवाल यह है कि आरजेडी कोशिश करेगी कि राहुल गांधी का प्रोग्राम पूर्णिया में करा लिया जाए, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का प्रोग्राम पूर्णिया में करा करके एक मैसेज देने की कोशिश की जाए। आप देखिएगा वहां पर लालू प्रसाद यादव भी जाएंगे, तेजस्वी भी कई सभा करेंगे और सभा करके अपने उम्मीदवारों से अनाउंस करेंगे कि आप तय कर लीजिए कि आखिरकार आप किसको जिताना चाहते हैं। समझ गए? तो इस तरीके से तेजस्वी यादव और लालू यादव हर कोशिश करेंगे और कांग्रेस ये कह करके पल्ला झाड़ती हुई दिखाई पड़ेगी कि हमारे औपचारिक तौर पर वो सदस्य तो है नहीं, पार्टी विलय जरूर उन्होंने किया है लेकिन अभी तक हमने उनको सिंबल भी नहीं दिया। चूंकि कांग्रेस उनको सिंबल दे नहीं रही है, इसलिए कांग्रेस क्या कह सकती है? कांग्रेस कुछ कहेगी नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि बयान से ज्यादा कांग्रेस कुछ नहीं करेगी। कांग्रेस भी देखेगी कि आखिरकार किसकी जीत होगी। लेकिन पूर्णिया में साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक उम्मीदवार के तौर पर पप्पू यादव हैं तो दूसरे उम्मीदवार के तौर पर बीमा भारती भी हैं। अब एक तीसरा नाम मैं लेना चाहूंगा कि पप्पू यादव और बीमा भारती कल पप्पू सिंह के घर पर पहुंच जाते हैं।
पप्पू सिंह कांग्रेस से एमपी भी रह चुके हैं, 2 बार एमपी रह चुके हैं, 2 बार उनकी मां एमपी रह चुकी है। राजघराने से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, और कहा जाता है कि सवर्णों में उनकी बड़ी अच्छी पैठ है। वैसे अन्य जातियों में भी उनकी पैठ है, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि पिछला चुनाव भी वो लड़े थे जब मोदी लहर था, तो तकरीबन 4.25 लाख वोट उनको मिला था। तो कल जो कि पप्पू सिंह के भयानक विरोधी कहे जाते हैं पप्पू यादव, वो अचानक उनके घर पहुंच गए। अब उनके घर पहुंच गए तो देखिए कि किस तरीके से पॉलिटिकली मैच्योर्ड हो चुके हैं पप्पू यादव, कि जो उनके दुश्मन कहे जाते थे उनके घर पहुंच गए, और उनके घर पहुंच करके उनका साथ इन्होंने मांगा। और जैसे ही ये वहां पर पहुंचे, बीमा भारती को खबर लग गई, बीमा भारती भी उनके घर पहुंच गई। अब पप्पू सिंह इन दिनों स्वराज अभियान में लगे हुए, वो प्रशांत किशोर के साथ घूम रहे हैं, वो एक अलग तरह की राजनीति में कूद चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बीमा भारती भी वहां पर पहुंचती है, पप्पू यादव भी पहुंचते हैं, फिर जो उदय सिंह है, माफ करिएगा उदय सिंह, मैं पप्पू सिंह बोल रहा, अब उनको यह करना पड़ रहा है कि उनको कहना पड़ रहा है कि अरे भाई मेरा किसी को समर्थन नहीं, मैं किसी को समर्थन नहीं दे रहा हूं, मेरा समर्थन जो भी चुनाव लड़े अच्छे से लड़े, पूर्णिया के लिए बेहतर कार्य करें, और इस तरह की बात करके वो पल्ला झाड़ ले रहे। तो समझिए एक पुराने कांग्रेसी नेता के पास जाना, जिनके साथ सवर्ण वोट है, सवर्ण वोट भी तकरीबन 2 लाख है, उस 2 लाख पे नजर इन दोनों उम्मीदवार को है, तो दोनों के बीच में बीमा भारती वर्सेस पप्पू यादव वहां पर ऐसे चल पड़ा है कि अभी एनडीए के उम्मीदवार तो कहीं पिक्चर में ही दिखाई नहीं पड़ रहे कि वो कहां है, वो उम्मीदवार क्या कर रहे हैं? अब ये हो सकता है कि इन दोनों की लड़ाई का, ये सीट एनडीए की से रही, इन दोनों की लड़ाई का फायदा उनको मिल जाए। दूर से देख के तो यही लगता है कि दो लोग की लड़ाई हो सकता है, क्योंकि 2 बार से जीत रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि एंटी इनकम्बेंसी भी उनके पक्ष में हो सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार पूर्णिया में होता क्या है, पर पूर्णिया हॉट सीट तो बन चुका है। बिल्कुल, पूरे बिहार की नजर है, ना सिर्फ बिहार की, मुझे लगता है पूरे नॉर्थ बेल्ट में लोग उस सीट की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उसके बारे में जब भी बात करिए लोग दिलचस्पी लेते हैं कि पूर्णिया में आखिर क्या हो रहा है। तो कुछ कुछ तो तस्वीर साफ होती दिख रही है कि पूर्णिया में पप्पू यादव भी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, कल वो नामांकन करने वाले हैं। तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशी बीमा भारती के पक्ष में प्रचार करने वहाँ पहुँच गए हैं, नामांकन में पहुँचे हैं, एक संदेश देने का प्रयास किया है कि बिल्कुल फ्रेंडली फाइट नहीं है, हम मजबूती से लड़ रहे हैं और अपने प्रत्याशी के पीछे खड़े हैं। कांग्रेस का भी धीमे धीमे चीज़ें क्लियर हो रही हैं, या कह लीजिए कि महागठबंधन की मजबूरी है, तो उनको एक लाइन तय करके उसमें चलना ही पड़ेगा। अब मज़े इसमें बीजेपी प्रत्याशी के होंगे कि नहीं होंगे, ये भविष्य में देखने को। वहाँ जेडीयू के हिस्से में सीट है, तो जेडीयू जो एनडीए का जो प्रत्याशी होगा उनके पक्ष में चीज़ें जाती है कि नहीं, सब देखने वाली बातें होंगी। मगर यहाँ पर तेजस्वी यादव दांव लगा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कई ऐसी सीटें पंकज जी बताई जा रही हैं और जहाँ आरजेडी के अंदर एकदम विद्रोह वाली स्थिति है, सीटों का जो बंटवारा हुआ है, टिकटों का जो बंटवारा हो रहा है, उससे लोग खुश नहीं हैं। देखिए, इस तरह की कई सीटों की चर्चा है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये चुनाव का एक हिस्सा होता है। हर चुनाव में आप देखेंगे, चाहे एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो, चाहे आरजेडी हो, जितनी पावरफुल पार्टी होती है वहां पर नाराज लोग भी उतने ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि टिकट मांगने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। पर आप हैरान हो जाएंगे कि सिवान में हिना साहब वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतर रही हैं, और वो सिर्फ उतर ही नहीं रही हैं, वो जनता से अपील कर रही हैं कि उनके पति ने आरजेडी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, मतलब जमीन से आसमान तक पहुंचाया। पर उनके गुजर जाने के बाद उनको और उनके परिवार को किस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, ये आरजेडी के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन हिना साहब ऐसा कह रही हैं। चर्चा ये भी है कि कटिहार में अशफाक करीम, जिनको आरजेडी से प्रत्याशी बनाए जाने की बात थी, आरजेडी उनको उम्मीदवार बनाना चाहती थी, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतर सकते हैं, क्योंकि तारिक अनवर को वहां से टिकट मिल चुका है। लेकिन ये अभी औपचारिक तौर पर कंफर्म नहीं हुआ है, ये चर्चा के लेवल पर ही है। जहां तक नवादा का सवाल है,
तो राजवल्लभ यादव के भतीजे विनोद यादव पहले से ही मैदान में उतर गए हैं। अब विनोद यादव मैदान में उतर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इससे आरजेडी को ही नुकसान होगा, क्योंकि भूमियार के बाद यादव ही वहां सबसे बड़ी संख्या में मतदाता हैं। ऐसे में अगर यादवों का वोट काट लेते हैं विनोद यादव, तो इसका नुकसान तो आरजेडी को ही होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कई तरह की ऐसी सीटें हैं। सीतामढ़ी में भी काफी ज्यादा बगावत है आरजेडी कैंप में। जहानाबाद में भी सुरेंद्र यादव को टिकट दिया गया है, उसको लेकर के अजय कानू हैं जो कि लगातार टिकट मांग रहे हैं आरजेडी से, उसको लेकर के भी बगावत की खबरें आ रही है। तो इस तरह की खबरें कई जगह से आ रही हैं, पर चुनाव में इसका कितना असर हो पाएगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये हर चुनाव में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। कई बार पार्टियां, उसके नेता इसको सलट लेते हैं, इसको सुलझा लेते हैं, और फिर जनता भी इतनी मैच्योर्ड होती है, वो समझती है कि सिंबल पे चुनाव देना है, वोट करना है, जीत हार किसका होना है, किस हिसाब से वोट करना चाहिए। जो निर्दलीय है वो जीतेगा नहीं, उसको वोट देने का मतलब क्या है। तो ज्यादातर जनता इस तरीके का फैसला करती है। अब ये देखना होगा कि इस तरह की सीटों पर जहां आरजेडी के खिलाफ आरजेडी के लोग ही बगावत पर उतर आए हैं, वो आरजेडी को कितना हार्म पहुंचा पाते हैं, या ज्यों-ज्यों चुनाव का दिन नजदीक आएगा, मतदान की तारीख नजदीक आएगी, इनका जोर खत्म होने लगेगा और वोटर्स एक माइंड बना लेंगे कि हमें, जो आरजेडी के पक्षधर वोटर्स होंगे, कि हमें नहीं आरजेडी को ही वोट करना है, अपना वोट खराब नहीं करना। बिल्कुल। बाकी बिहार की जनता समझदार है, उसको तय करना पड़ेगा कि किस तरफ उसको वोट देना है। बाकी आपके मन में क्या कुछ चल रहा है उसको जानने के लिए हम फील्ड पर जल्दी पहुंचेंगे। पंकज जी, हमारे जो वरिष्ठ साथी जिनको आप सुनते रहते हैं बिहार के बारे में, वो भी आपको फील्ड पर नजर आएंगे, आपसे बातचीत करते हुए, नेताओं से बातचीत करते हुए। बाकी पूर्णिया हॉट सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें क्या कुछ चल रहा है, तेजस्वी पहुंचते हैं, क्यों पहुंचते हैं, क्या मायने थे, पप्पू यादव क्या करने वाले हैं और कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा, ये हमने आपको आज बताने की कोशिश की। जो भी और अपडेट्स आते रहेंगे आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।